हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है आरएमएल के मॉडल पेपर अभी चल रहे हैं, तो उसके हमने 3 पेपर बना दिए हैं पहले। अभी ये चौथा मॉडल पेपर है जिसमें हमने नॉन नर्सिंग पार्ट का मॉडल पेपर पहले डाल दिया है। अब ये नर्सिंग पार्ट का मॉडल पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, Which among the following is associated with hemodialysis? Hemodialysis से कौन सा associated है या फिर कौन सी एसोसिएटेड डिजीज है या फिर क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम, दूसरा डंपिंग सिंड्रोम, तीसरा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, चौथा ब्राउन सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज डिसइक्विलिब्रियम। जब आपका हीमोडायलिसिस होता है तो उसमें आपको डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। तो ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं उनको निकाला जाता है, तो उसकी वजह से आपके ब्लड में डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से आपको ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नेक्स्ट है TSH लेवल इन हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म में TSH का लेवल क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है नॉर्मल, दूसरा है डिप्रेस्ड, तीसरा है एलिवेटेड, चौथा है न्यूट्रल। तो राइट आंसर इज एलिवेटेड, क्योंकि जो TSH का नाम है क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका थायराइड ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यानी थायराइड का जो थायराइड हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन को ये स्टिमुलेट करके और फिर रिलीज करवाता है या फिर प्रोड्यूस करवाता है। तो ये प्रोड्यूस करवाने का काम करता है। तो ये जब आपके हाइपोथायराइड काम नहीं करेगी तो आपके जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल क्या रहेगा, उनका लेवल कम रहेगा। तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए पहले खुद को बढ़ना पड़ेगा। ये जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा ये हार्मोन आएगा, तो TSH का लेवल बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल थेरेपी। साल्बुटामोल थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। पहला ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा टेकिकार्डिया, तीसरा कॉन्स्टिपेशन, चौथा डायरिया। तो राइट आंसर इज टेकिकार्डिया। जब आप साल्बुटामोल से नेबुलाइज करवाते हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेशेंट की पहले से अगर वो जो की हार्ट रेट ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीजर टू मेजर इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज कॉल्ड। प्रोसीजर जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है गोनियोमेट्री, दूसरा है टोनोमेट्री, तीसरा है ऑप्थेल्मोमेट्री, चौथा है ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो राइट आंसर इज टोनोमेट्री। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के प्रोसीजर को टोनोमेट्री बोलते हैं और इसके डिवाइस को टोनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। कौन सा फॉलोइंग में से साइन है लिथियम टॉक्सिसिटी का। पहला ऑप्शन वीकनेस, दूसरा डायरिया, तीसरा ब्लड विजन, चौथा फिकल इनकॉन्टिनेंस। तो राइट आंसर इज ब्लड विजन। लिथियम टॉक्सिसिटी में आपका ब्लड विजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वोमेन आर मोर प्रोन टू यूटीआईज आफ्टर मिनोपॉज ड्यू टू। वोमेन्स है वो मोर प्रोन होती है यूटीआई के आफ्टर मिनोपॉज, किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन हाई LSH, दूसरा लो LSH, तीसरा लो प्रोजेस्टेरोन लेवल, चौथा लो एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर इज लो एस्ट्रोजन लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेगोसाइटोसिस टेक प्लेस इन द रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स के प्लेटलेट्स। फेगोसाइटोसिस कैसे होता है, तो इसमें राइट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो न्यूट्रोफिल्स के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड हार्टमैन सॉल्यूशन। कौन से फ्लूइड को हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन नॉर्मल सेलाइन, दूसरा लैक्टेट रिंगर, तीसरा डेक्सट्रोज इन सेलाइन, चौथा हाफ सेलाइन। तो राइट आंसर इज लैक्टेट रिंगर। लैक्टेट रिंगर को आप RL को आप
हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.5 ग्राम पर डे, दूसरा 2 ग्राम पर डे, तीसरा 1.3 ग्राम पर डे, चौथा 1 ग्राम पर डे। तो राइट आंसर इज 1 ग्राम पर डे। 1 ग्राम पर डे आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए? पहला ऑप्शन है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है ICSH, चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर इज LH। LH क्या कराता है? आपका ओवुलेशन कराता है। जब ओवुलेशन होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेटर टिप पोजीशन इज सीन इन। वेटर टिप पोजीशन किसमें देखी जाती है? पहला ऑप्शन है बेल्स पाल्सी, दूसरा फेशियल पाल्सी, तीसरा एब्स पाल्सी, चौथा है कॉग्निटल डिसलोकेशन ऑफ हिप्स। तो राइट आंसर इज एब्स पाल्सी। एब्स पाल्सी के अंदर आपको वेटर टिप पोजीशन देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज। सिस्टेमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन पैथोलॉजी, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा सोशियोलॉजी, चौथा एपिडेमियोलॉजी। तो राइट आंसर इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आपका जो सिस्टेमिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है उसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है एस्फेक्सिया, दूसरा हाइपोक्सिया, तीसरा एनोक्सिया, चौथा एनोक्सेमिया। तो राइट आंसर इज हाइपोक्सिया। आपके अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस कंडीशन को आप हाइपोक्सिया बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स प्रेशर इज। पल्स प्रेशर क्या है? पहला ऑप्शन है डायस्टोलिक प्रेशर, दूसरा एओर्टिक प्रेशर, तीसरा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, चौथा है सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसका राइट आंसर आएगा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? आपका बीपी होता है 120/80 mm ऑफ एसी। तो इन दोनों की डिफरेंस, ये सिस्टोलिक है ये डायस्टोलिक है, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे? इन दोनों के डिफरेंस को आप सिस्टोलिक प्रेशर बोलोगे, सॉरी पल्स प्रेशर बोलोगे, जो कि है 40। इन दोनों के जो डिफरेंस है वो आएगा पल्स प्रेशर। तो इनका पल्स प्रेशर, अगर बीपी इसकी ये है तो इसका पल्स प्रेशर निकालना हो तो ऐसे निकालोगे। तो ये होता है आपका पल्स प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज। आपकी यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? पहला ऑप्शन है लेस देन 1, दूसरा है 1.0042 टू 1.05, दूसरा ऑप्शन है 1.005 टू 1.03, चौथा ऑप्शन है 1.015 टू 1.06। तो राइट आंसर है इसका 1.05 टू 1.03। 1.005 टू 1.03 इज द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फ्लूइड इज यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर। कौन सा फ्लूइड एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है क्रिस्टलोइड, दूसरा है कोलोइड्स, तीसरा बोथ ऑफ दिस, चौथा है नॉर्मल सेलाइन। तो राइट आंसर इज कोलोइड्स। कोलोइड्स आप यूज करते हो एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर, क्योंकि कोलोइड्स में क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी यानी जैसे आपका कोई भी पार्टिकल्स है उसमें पार्टिकल्स रहते हैं लेकिन वो इतने मिले हुए रहते हैं आपस में कि पता नहीं चलता। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो मिले रहने के कारण एकदम मिक्सचर ऐसा रहता है, उनका यूनिफॉर्मिटी रहता है, तो उसकी वजह से ये कोलोइड्स दिखते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में जैसे प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, वाटर होता है, लेकिन ये सारा सब कुछ मिक्सअप रहता है। उसी तरह से अपना ब्लड है, तो ये ब्लड के ये जैसे ही ये कोलोइड्स होते हैं, इसमें क्या रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहता है, हेट्रोजीनस रहते हैं, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं, पर ये अलग अलग नहीं रहते हैं। फिर ये हम एज ए एक्सपेंडर यूज कर सकते हैं ब्लड की जगह पे। फिर नेक्स्ट है द कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड बाय द नर्स फॉर ए पेशेंट हु हैड अंडरगोन हिप रिप्लेसमेंट 24 आवर बैक। कौन सा कॉम्प्लिकेशन नर्स एक्सपेक्ट करती है अगर किसी पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 24 घंटे पहले? तो पहला ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, दूसरा है फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, तीसरा है हाइपोवोलेमिक शॉक, चौथा है पल्मोनरी एडिमा। तो राइट आंसर इज फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन।
वर्ल्ड का ब्लड डोनर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है अप्रैल 15, दूसरा है मई 15, तीसरा है जून 14, चौथा है जुलाई 14। तो राइट आंसर इज जून 14। जून 14 को आप वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईसीजी चेंजेस ड्यू टू हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया के अंदर आपको क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है टोल पीक्ड टी वेव, दूसरा है प्रोमिनेंट यू वेव, तीसरा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, चौथा है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर आएगा इसका प्रोमिनेंट यू वेव। प्रोमिनेंट यू वेव आपको हाइपोकेलेमिया में और क्या देखने को मिल सकता है आपको? तो वो है आपका जो यहाँ पर टोल पीक्ड या फिर बोल सकते हैं पीक्ड टी वेव है, तो ये क्या मिलेगी यहाँ पे? इन्वर्जन टी वेव मिलेगी आपको। उसके साथ में ये प्रोमिनेंट यू वेव मिलेगी और जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ये भी आपको डिप्रेशन मिलेगा। एसटी का भी आपको क्या मिलेगा? डिप्रेशन मिलेगा। तो ये सब आपको हाइपोकेलेमिया में देख सकते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर जो ये टोल पीक है यहाँ पे नीचे मिलेगी, इन्वर्जन मिलेगा टी वेव का, सॉरी यहाँ पे टी वेव है, ये यहाँ पर हो रखी है, तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगी जो टी वेव है। उसके साथ में जो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो ये यहाँ पर जो एक वेव और आती है टी के बाद में, नॉर्मली अब वो दिखती नहीं है आपका, अब नेक्स्ट वापस से यही स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ये आपका नॉर्मल जो है ये चलता रहेगा इस तरह से, ये पी वेव वापस बनेगी, लेकिन यहाँ पे यू वेव बनती नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक और वेव देखने को मिलेगी, वो है यू वेव। तो ये इसमें आपको हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलेगा। ये आपकी नॉर्मल है, जो मैंने बताया आपको, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वारफरीन ओवरडोज। अगर वारफरीन की ओवरडोज हो जाती है तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो पहला है प्रोटामाइन सल्फेट, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है आयरन डेक्सट्रॉन, चौथा है हिपेरिन। तो राइट आंसर विल बी विटामिन के। विटामिन के इज द ओवरडोज, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओवरडोज ऑफ वारफरीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंटी स्टरलेटिव विटामिन इज। एंटी स्टरलेटिव विटामिन कौन सी है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ई और विटामिन के। तो राइट आंसर इज विटामिन ई इज द एंटी स्टरलेटिव विटामिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपकी जो जर्म सेल है उनका प्रोडक्शन ये करवाती है, तो उसके लिए विटामिन ई एसेंशियल होती है। अगर विटामिन ई नहीं मिलेगी तो आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी आगे, तो इसलिए इसको एंटी स्टरलेटिव विटामिन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन। आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन के लिए? पहला ऑप्शन है ब्रोकाज एरिया, दूसरा है वर्निक्स एरिया, तीसरा है प्रीफ्रंटल एरिया, चौथा है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो राइट आंसर इज ब्रोकाज एरिया। आपका ब्रोकाज एरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे थीम फॉर द ईयर 2020 इज। 2022 की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे थीम क्या है? पहला ऑप्शन है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इज चेंजिंग वर्ल्ड, दूसरा है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, तीसरा है मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, चौथा है मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। द राइट आंसर इज मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन डिजीज कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? पहला ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है गाबा, चौथा है सीरोटोनिन। तो राइट आंसर इज डोपामिन। डोपामिन की कमी से पार्किंसन डिजीज होती है। फिर नेक्स्ट है अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट द थेरेपेटिक डोज इज नोन एज। आपके
कोई भी ड्रग का अनवांटेड और अनअवॉइडेबल जो इफेक्ट है उसको क्या बोलोगे जब आपकी डोज है वो थेरेप्यूटिक रहेगी। ओवरडोज की नहीं बात कर रहे हम, थेरेप्यूटिक डोज में जो आपके अनवांटेड और अनअवॉइडेबल इफेक्ट है उनको क्या बोलोगे? तो पहला ऑप्शन है हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा है साइड इफेक्ट्स, तीसरा है टॉक्सिक इफेक्ट, चौथा है आइडियोसिंक्रेसी। तो राइट आंसर इज साइड इफेक्ट्स। आपकी जो भी ड्रग्स के अनवांटेड और अनअवॉइडेबल इफेक्ट होते हैं थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर उसको हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है absence of bowel sounds and abdominal distension after abdominal surgery indicates। abdominal surgery के बाद में आपका bowel sound का absence होना और abdominal distension का होना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है हेमरेज, दूसरा है इंटुससेप्शन, तीसरा है पैरालाइटिक इलियस, चौथा है फ्लैटुलेंस। तो राइट आंसर इज पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करती है? पहला ऑप्शन है आइसोनियाजिड, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है इथाम्बुटोल, चौथा है रिफाम्पिसिन। तो राइट आंसर इज रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इसका राइट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग? आपकी जो विटामिन डी की मैक्सिमम अमाउंट किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है चीज, तीसरा ऑप्शन है एग योक, चौथा ऑप्शन है कोड लीवर ऑयल। तो राइट आंसर इज कोड लीवर ऑयल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इन्वर्टोग्राम इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। इन्वर्टोग्राम किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला, तीसरा है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, और चौथा है हिस्बर्ग डिजीज। तो राइट आंसर इज एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। आपके एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए इन्वर्टोग्राम का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? आरटीआई एक्ट कब आया? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 2001, तीसरा है 1999, चौथा है 2005। तो राइट आंसर इज 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन? कौन सा आपका सब्सटेंस है जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा थ्रू ए मेम्ब्रेन? तो पहला ऑप्शन फैटी एसिड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ग्लूकोज, चौथा स्टीरॉइड्स। तो राइट आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज है वो आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल से ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबुडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज? पहला ऑप्शन एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मसल, चौथा नर्वस। तो राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका मोस्ट एबुडेंट टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द ह्यूमन बॉडी एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट एफिशिएंट एट? आपकी ह्यूमन बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी मोस्ट एफिशिएंस कितने टेम्परेचर पे होती है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री पे, दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरा है आपका 42 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है आपका 60 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी जो सेल्स हैं वो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन स्वेट? स्वेट में कौन सा सब्सटेंस नहीं होता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा कैल्शियम, तीसरा लैक्टिक एसिड, चौथा वाटर। तो राइट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम आपका स्वेट के अंदर नहीं होता है, बाकी सब पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय? मेलाटोनिन किससे सिक्रेटेड होता है? पहला ऑप्शन है पेनक्रियाज, दूसरा पीनियल ग्लैंड, तीसरा केराटिनोसाइट्स ऑफ द स्किन, चौथा है ओवरीज। तो राइट आंसर इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वेलाई एंड देयर सराउंडिंग कैपिलरीज इज कॉल्ड?
पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा है इंट्रिंसिक रेस्पिरेशन, चौथा है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो आपका सबसे पहले हम बात करें इन्वायरमेंट से और लंग्स, इन दोनों के बीच में अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको आप बोलोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। और आपके लंग्स से यानी एल्वुलाई से और आपका जो ब्लड है उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में आपके ब्लड से और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड से टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसको आप बोलोगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये आपके रेस्पिरेशन है, आपको देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएटिनिन इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड डेराइव्ड फ्रॉम। क्रिएटिनिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रीटेड होता है यूरिन के अंदर। वो कहाँ से बनता है? पहला ऑप्शन है लीवर से, दूसरा मसल से, तीसरा बोन से और चौथा है आपका स्किन से। तो राइट आंसर इज मसल से। क्रिएटिनिन है जो आपका मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज इनटू ओ नेगेटिव ORS नेगेटिव पेशेंट। पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक O नेगेटिव पेशेंट के अंदर। तो पहला ऑप्शन है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, दूसरा है AB पॉजिटिव, तीसरा है AB, चौथा है AB नेगेटिव। तो राइट आंसर इज, अगर आपका O नेगेटिव है तो आपका O ब्लड ग्रुप होता है, O होता है यूनिवर्सल डोनर और AB होता है यूनिवर्सल रिसीवर। तो अब यहाँ पर O को देना है तो ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, तो इसको अभी लेना है। तो ये अगर ये O नेगेटिव है तो ये सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है, वो भी O नेगेटिव। अगर O नेगेटिव पेशेंट है तो उसी से ये ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोमल एंजाइम्स, तीसरा है न्यूक्लियर मटेरियल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आपके एक्रोसोम ऑफ स्पर्म के अंदर ये सब पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोमल एंजाइम भी होता है और न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। कौन सा हार्मोन जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस बाय द ओवरी से निकलता है आपके सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH को रोकता है? तो पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है इनहिबिशन, चौथा है GnRH। तो राइट आंसर इज इनहिबिशन। इनहिबिशन हार्मोन आपके ओवरी से निकलता है जो FSH और LH के सिक्रेशन को रोकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जिफोइड प्रोसेस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। आपकी ब्राउन पिगमेंटेड लाइन जो कि आपके एब्डोमेन पर होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और जिफोइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्ट्राइक ग्रेविडेरम, दूसरा है क्लोइज्मा ग्रेविडेरम, तीसरा है लीनिया एल्बा, चौथा है लीनिया नाइग्रा। तो राइट आंसर इज लीनिया नाइग्रा। आपकी जो एब्डोमेन जिफोइड प्रोसेस है, जिफोइड प्रोसेस से आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ऐसे ये लाइन पाई जाती है लंबी लंबी जो कि ब्राउन कलर की होती है, उनको आप लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। आपका जो क्रोमोसोम जिसमें कंप्लीट क्रोमोसोम के अंदर जब कंप्लीट आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डियर जीनोम, दूसरा है जीनोटाइप, तीसरा है ऑटोसोम और चौथा है सीक्वेंस। तो राइट आंसर इज जीनोम। जीनोम के अंदर आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर रहती हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन दियर बॉडी। कौन से किस तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फेट मैन, दूसरा है लीन मैन, तीसरा है लीन वोमेन, चौथा है फेट वोमेन। तो राइट आंसर इज लीन वोमेन। जो आपका फेट मैन होता है उसमें आपकी फेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वाटर फेट ज़्यादा पाई जाएगी
और आपका वाटर है वो कम पाया जाएगा। और लीन वोमेन की बात करें तो यहाँ पर मसल मास ऑलरेडी मेन से कम होता है, मसल मास क्या रहता है, कम रहता है। और यहाँ पर आपका जो फेट वोमेन है उसमें यही कंडीशन आ जाएगी, फीट ज़्यादा रहेगी, फीट आपकी ज़्यादा रहेगी और वाटर कम रहेगा। और यहाँ पर हमने दोनों डिस्कस कर ली कि मसल मास है जो मेन में ज़्यादा होता है देन फीमेल, तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी लीन मैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन। कौन सा आपका एक आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। पहला है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, दूसरा है 10% डेक्सट्रोज, तीसरा है 45.5% NaCl, चौथा है लिंगर लेक्टेट। तो आपका डेक्सट्रोज विद DNS ये आपका हाइपोटोनिक रहेगा, ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और यहाँ पे डेक्सट्रोन 10% ये भी आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और NaCl 0.5% अगर है तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और RL है ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो राइट आंसर विल बी RL। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हाइपोस्टैटिक निमोनिया इन बेड रिडन पेशेंट। हाइपोस्टैटिक निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, ये रिड्यूस करने के लिए एक बेड रिडन पेशेंट में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या रहेगा। तो पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा है नेबुलाइजेशन, तीसरा है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजिशंस, चौथा है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इज फ्रीक्वेंट चेंज पोजिशन। अगर आप उसकी बार बार पोजिशन चेंज करोगे तो आपकी जो हाइपोस्टैटिक निमोनिया के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप इन द सुपाइन पोजीशन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। आपका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है सुपाइन पोजीशन में। तो पहला ऑप्शन है बेड क्रेडल के यूज से, दूसरा है बेड बोर्ड के यूज से, तीसरा है ट्रोंकेटर रोल के यूज से, चौथा है नी चेस्ट पोजीशन से। तो राइट आंसर इज ट्रोंकेटर रोल की हेल्प से आप एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप को प्रिवेंट कर देते हैं इन द सुपाइन पोजीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्दी अडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। जो आपकी लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है मेल के अंदर। तो पहला ऑप्शन है 500 ml, दूसरा है 5000 ml, तीसरा है 6000 ml, चौथा है 6000 लीटर। तो राइट आंसर इज 6000 ml। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। आपका पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। पहला ऑप्शन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दूसरा है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, तीसरा है प्लेसेंटा प्रेविया, चौथा है एटोनिक यूट्रस। तो राइट आंसर इज एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस आपका मोस्ट कॉमन कोज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। फिर नेक्स्ट चलते हैं द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन द यूटेराइन ट्यूब इज। आपका एपिथेलियल टिश्यू जो कि यूटेराइन ट्यूब में पाया जाता है कौन सा होता है। पहला है स्क्वामस सेल, दूसरा है सिलेटेड, चौथा है कोलुमनार, लास्ट है सिंपल। तो राइट आंसर इज सिलेटेड। आपकी सिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि यूटेराइन ट्यूब के अंदर आपकी जो टिश्यू होते हैं वो सिलेटेड टिश्यू होते हैं। फिर नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल आर फाउंड इन। आपका AFP का लो लेवल किसमें पाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, चौथा है RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो राइट आंसर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको जो मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन है वो कम देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियल टाइम इंटरवल फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग इन पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आपके पेशेंट को मॉनिटरिंग करने का टाइम क्या रहता है। पहला ऑप्शन है एवरी आवर, दूसरा है एवरी 15 मिनट, तीसरा है एवरी 30 मिनट, चौथा है एवरी 10 मिनट। तो राइट आंसर इज एवरी 15 मिनट। हर 15 मिनट में हम पोस्ट एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आफ्टर सर्जरी हेल्प्स टू प्रिवेंट।
सर्जरी के बाद में इंसेंटिव स्पायरोमीटर के यूज से हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लंग कोलैप्स, दूसरा है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तीसरा है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, चौथा है ब्लड क्लोटिंग। तो राइट आंसर इज लंग कोलैप्स। लंग कोलैप्स को आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर की हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल बी प्रेस्क्राइब्ड विच अमंग द फॉलोइंग। अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसको क्या प्रेस्क्राइब किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सीरम सोडियम लेवल, चौथा है ब्रोंकोडायलेटर। तो राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट 22 से 27 होता है, जो कि अगर इससे कम हो गया तो आपका एसिडोसिस में चल जाता है। तो हम इसको कंप्लीट वापस देके इसको पूरा करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया विच इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। एरिया जो आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है? पहला है मैक्यूला ल्यूटिया, दूसरा है फोविया सेंट्रलिस, तीसरा है ऑप्टिक डिस्क, चौथा है कॉन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क को आप ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंटानिल इज। फेंटानिल क्या है? पहला ऑप्शन एंटी एपिलेप्टिक, दूसरा है ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तीसरा है एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, चौथा है ए सिंथेटिक ओपोइड। तो राइट आंसर इज ए सिंथेटिक ओपोइड। जो आपका फेंटानिल है वो एक सिंथेटिक ओपोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रग दैट रिलीव इचिंग। ड्रग जो आपकी इचिंग को रिलीव करती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक्स, दूसरा है एंटी प्रूराइटिक, तीसरा है एंटी इन्फेक्टिव, चौथा है एंटी इंफ्लामेटरी। तो राइट आंसर इज एंटी प्रूराइटिक। जो आपकी इचिंग को रिलीव करने वाले ड्रग को एंटी प्रूराइटिक ड्रग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज कौन सी डिजीज को बोलते हैं? पहला है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है सिफिलिस, चौथा है लेप्रोसी। तो राइट आंसर इज लेप्रोसी। लेप्रोसी को आप हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द डायग्नोसिस एड विच इज डन इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि मेनिंजाइटिस में किया जाता है कौन सा होता है? पहला है थोरासेंटेसिस, दूसरा है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, तीसरा है लंबर पंक्चर, चौथा है ब्रोंकोस्कोपी। तो आपका मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए आप लंबर पंक्चर करते हैं और CSF का टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फीमेल विद इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज टू इंड्यूस ओवुलेशन। इनफर्टिलिटी वाली फीमेल के अंदर आप ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? पहला है क्लोमिफेन सिट्रेट, दूसरा है FSH, तीसरा है GnRH, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज GnRH। GnRH आप यूज करते हो टू इंड्यूस ओवुलेशन। नेक्स्ट है, प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कोज। आपका प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ट्रेकियोस्टोमी से अगर आप प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करते हो तो क्या कॉज कर सकता है? पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया, दूसरा है नोजिया एंड वोमिटिंग, तीसरा है हाइपोक्सिया एंड कार्डिक अरेस्ट, चौथा है मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर लिखना, पूरा आंसर लिखना जो भी हो, जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपोक्सिया एंड कार्डिक अरेस्ट, मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस। ये जो भी आंसर हो वो आप हमें लिख के बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को पसंद आए तो, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।